आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और ट्रांसक्रिप्शन था डीएनए सेगमेंट से एमआरएनए का बनना। ये वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड रूल क्या होता है कि ये हम देख रहे हैं हेलिक्स है। इसमें हमने मार्क किया हुआ है जीन 1, जीन 2, जीन 3। जीन 1 एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जीन 2 एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जीन 3 एक तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। ये जीन क्या है? ये सेगमेंट है डीएनए का जिसमें वेरीड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। हर जीन के लिए ये नहीं कि 5 या 10 वेरियस, हर जीन के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वेरी करता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स की वो बनी हुई है। और यहाँ पर लेकिन ये हम देख रहे हैं कि 3 बेसेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जो आप जेनेटिक कोड में पढ़ चुके हैं। फिर ये 3 एक अमीनो एसिड, फिर ये 3 एक अमीनो एसिड, फिर ये 3 एक अमीनो एसिड, और ये मिलकर बन गई एक पॉलीपेप्टाइड चेन। एमआरएनए हम पढ़ चुके हैं। राइबोसोमल आरएनए एज सच उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि राइबोसोम का ही अपने आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। राइबोसोम इज एन एक अक्यूमुलेशन है वो प्रोटीन्स का और आरआरएनए का। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो टीआरएनए, और जैसे आप पीछे देख चुके हैं एमआरएनए में। टीआरएनए में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 चीज़ों से रिलेटेड हैं इस वाले चैप्टर में। एक ये एंटीकोडॉन साइट और एक ये अमीनो एसिड जहाँ पर आकर अटैच होएगा वो साइट। 2 चीज़ से हमारा रिलेशनशिप है। ये आप जानते हैं, ये क्लोवर लीफ मॉडल है डीएनए का। इसमें हमारी खास बात क्या होगी कि हम डायरेक्शन जो है पढ़ने की वो क्या होगी, 5' to 3'। अगर ये एमआरएनए है, इसकी भी डायरेक्शन कोडॉन्स को पढ़ने की 5' to 3' रहेगी। ये टीआरएनए है, इसमें भी कोडॉन को सीक्वेंस पढ़ने की 5' to 3' रहेगी। बस ये हमारे ध्यान रखने वाली बात है कि हम इसे 3' to 5' नहीं पढ़ेंगे। कोडॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या पढ़ेंगे, 5' to 3'। और 3' पर जो लास्ट कोडॉन होता है हमेशा हर केस में वो CCA होता है। यानी जहाँ पर आकर अमीनो एसिड अटैच होगा, 20 में से कोई सा भी अमीनो एसिड जहाँ पर अटैच होगा वो किस पर अटैच होगा, एडेनिन बेस पर अटैच होगा। जो एडेनिन बेस CCA इस कोडॉन का लास्ट बेस है। CCA क्यों? क्योंकि यहाँ पर C, यहाँ पर C और यहाँ पर A। और हमने बताया किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, 5' to 3'। ये 3 टाइप के आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। अब देखें कि अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बन रही है। उसको जानने के लिए हमें पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। वैसे आप ये फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ रिवाइज करें कि अमीनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होगा जिसके उसके चारों वैलेंसीज जो कार्बन की सेटिस्फाई होंगी, एक तरफ हाइड्रोजन से, दूसरी तरफ फंक्शनल ग्रुप से, आर जो कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड में, और एक तरफ अमीनो ग्रुप से और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ये एक अमीनो, और ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। सेंट्रल कार्बन विल बी अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक कार्बन होगा। ये लिंकेज कौन सा है, कोवलेंट। ये किससे जुड़ा है, कोवलेंट। ये किससे जुड़ा है, कोवलेंट। ये किससे जुड़ा है, कोवलेंट। ये बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट। ये कौन सा है, कोवलेंट। ये कोवलेंट, ये कोवलेंट। सब बॉन्ड्स कोवलेंट हैं। लेकिन जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ते, वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बना होगा, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सपोजिंग ये अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 1 का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड 2 का अमीनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद N और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और ये हुआ, यहाँ पर आकर फिर अगले का अमीनो ग्रुप होएगा और आएगा, तो फिर उसका कार्बोक्सिलिक पे फिर चौथे का अमीनो ग्रुप होगा, इस तरह से। और इस तरह से इस चेन में एक एंड हो जाएगा N टर्मिनल और एक एंड हो जाएगा, चाहे इसमें 10 अमीनो एसिड्स हों, दूसरा सिरा हो जाएगा C टर्मिनल।
एन टर्मिनल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अमीनो ग्रुप है। और सी टर्मिनल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का एक हिस्सा जहाँ पर अमीनो ग्रुप फ्री होता है वो एन टर्मिनल कहलाता है, और दूसरे का जहाँ पर आखिरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा वो सी टर्मिनल कहलाता है। और किससे जुड़ गए ये दो अमीनो एसिड? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। इसमें भी हम देख सकते हैं ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, और फिर ये जुड़ गए। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड, और उससे बाकी जाके जितने भी जुड़ जाएंगे वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। अब ये हो गया कि दो अमीनो एसिड किससे जुड़े? पेप्टाइड बॉन्ड से। अब हम देखते हैं ये अमीनो एसिड आखिर कहाँ जुड़ना है इसको जाकर? टीआरएनए पर। तो वो पहली बात तो टीआरएनए जिस पर भी अमीनो एसिड आकर जुड़ जाएगा वो कहलाएगा चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, जिसके ऊपर अमीनो एसिड आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आप आगे देखेंगे, लेकिन ये हम देखें कि ये अमीनो ट्रांसफर आरएनए है जिसके ऊपर अमीनो एसिड को आकर जुड़ना है। तो कहाँ पर जुड़ेगा ये? हम देख रहे हैं इस ओ है तो यानी COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे जुड़ेगा? इस तरह पर मैंने बताया था हमेशा एक कोडॉन होता है CCA। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड का एडेनिन बेस के साथ जुड़ेगा। और कौन सा एंड होगा वो इस टीआरएनए का? 3' एंड। यानी 3' एंड पर जो CCA सीक्वेंस है उसके एडेनिन बेस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर अमीनो एसिड का जुड़ जाएगा, और फिर ये टीआरएनए कहलाएगा चार्ज्ड टीआरएनए या अमीनो एसाइल टीआरएनए। क्योंकि अमीनो एसिड आकर जुड़ गया इसलिए इसे हम कहेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए। और वो टीआरएनए जिसके ऊपर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहलाएगा पेप्टिडिल टीआरएनए। अब सबसे पहला स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने में क्या होगा? राइबोसोम का अटैच होना mRNA के साथ। अब राइबोसोम जैसे मैंने आपको बताया था कंप्लीट यूनिट नहीं होती, इसका स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट स्कैटर्ड रहता है। तो सबसे पहला काम है कि ये स्मॉलर सब यूनिट आकर mRNA पर अपने आप को फिक्स करे, अपने आप को अटैच कर ले। क्योंकि पहला जो अमीनो एसिड होगा वो प्रोकैरियोटिक हो या वो यूकैरियोटिक हो, मीथियोनिन होगा। मीथियोनिन के लिए जो कोडॉन है वो है AUG। यहाँ से अमीनो एसिड स्टार्ट होगा बनना ट्रांसलेशन का। तो इस साइड से टीआरएनए को आकर अटैच होना है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा टीआरएनए को मुझे कहाँ पर आकर अटैच होना है इस पूरी लेंथ में? तो उसके लिए हेल्पफुल है ये स्मॉल सब यूनिट। अब जैसे पहले आपको पिछले में दिखाया था स्लाइड्स में कि स्मॉल सब यूनिट प्रोकैरियोट के केस में उसमें 16 एसआरएनए होता है। ये 16 एसआरएनए की सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है एसडी सीक्वेंस से, शाइने डेलगैर्नो सीक्वेंस। शाइने डेलगैर्नो सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसमें आकर 16 एसआरएनए अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से अटैच होता है। ये प्योरीन रिच सीक्वेंस है। प्योरीन, आप जानते हैं प्योरीन्स कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वेनिन प्योरीन हैं, और यूरेसिल और साइटोसिन पैरामिडीन्स हैं। तो ये प्योरीन रिच सीक्वेंस है, शाइने डेलगैर्नो सीक्वेंस, जो कि इनिशिएशन कोडॉन से लगभग 10 बेस पेयर पीछे पाई जाती है। इस पर आकर ही 16S RNA इस सीक्वेंस को पहचानेगा और इसलिए छोटा सब यूनिट आकर एग्जैक्टली जगह पर अटैच हो जाएगा। बड़ा सब यूनिट कब आएगा? जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आ जाएगा, तब बड़ा सब यूनिट का रोल शुरू होगा। रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांसफ़र आरएनए के लिए? अमीनो एसिड चाहिए, टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, एंजाइम चाहिए और डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहला रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड का। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर जितने भी अमीनो एसिड रिक्वायर्ड हैं सबके सब प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक भी अमीनो एसिड उसमें से नहीं होगा तो ट्रांसलेशन रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं हर कोडॉन हर पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई
करता है। दूसरा रिक्वायरमेंट है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए का। हमें पता है कि 20 अमीनो एसिड है, तो हमारे पास 20 डिफरेंट तरह के ट्रांसफ़र आरएनए होने चाहिए, क्योंकि वो एंटी कोडॉन होगा उनके पास, जो उस अमीनो एसिड के कोडॉन को स्पेसिफाई करने वाला होगा। कोडॉन कहाँ से आया है? एमआरएनए पे। एमआरएनए का कोडॉन को कौन पढ़ेगा? टीआरएनए का एंटी कोडॉन। जो उसकी एंटी कोडॉन आर्म है, उस पर जो एंटी कोडॉन है वो उस एमआरएनए के कोडॉन को पढ़ेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 ही अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब 20 ट्रांसफर आरएनए होंगे, 50 होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि एक से ज़्यादा कोडॉन से स्पेसिफाई होते हैं। उनके लिए एक ही कोडॉन नहीं है, कई सारे कोडॉन हैं। तो इसलिए ये 20 से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए की स्पीशीज़ होती है। फिर हमने ट्रांसफर आरएनए देखा। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट जो आपको बताया था पीछे, 3' एंड पर आकर अटैच होगा, और एंटीकोडॉन साइट जो कि एमआरएनए के कोडॉन को पहचानेगा, वो एंटीकोडॉन साइट हो जाएगी। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर जो सीक्वेंस होती है वो बताया था सीसीए होती है। हम इसे 5' से 3' पढ़ेंगे, तो 3' पर क्या फ्री होगा? एडेनिन। इस एडेनिन पर आकर आकर अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड का। और कौन से लिंकेज से अटैच होगा? एस्टर लिंकेज से। थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइबोज शुगर के, उस पर एस्टर लिंकेज बनेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड का अटैच हो जाएगा। जब हमने पीछे देखा था एमआरएनए में, जब बार बार आरएनटीपीस आ रहे थे, तो वो कहाँ आकर अटैच हो रहे थे? उस डायग्राम को याद रखिए, पीछे आपने देखा था कि पहले वाले बेस के थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नया आरएनटीपी आकर अटैच हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पर एडेनिन के थर्ड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस पर आकर अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो रहा है एस्टर लिंकेज से। पेप्टाइड बॉन्ड बना था पेप्टाइड लिंकेज से, और ये लिंकिंग बन रही है एडेनिन और अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक के बीच में एस्टर लिंकेज से। और एंटीकोडॉन क्या था? वो जो 3 बेस न्यूक्लियोटाइड हैं, जो स्पेसिफिक कोडॉन एमआरएनए का है, उसको पहचानेंगे, वो एंटीकोडॉन है। और एंटीकोडॉन ही फिर बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड उनमें से आना है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है एंजाइम्स की। क्योंकि अमीनो एसिड हमारे पास 20 हैं, तो हर अमीनो एसिड के लिए हमारे पास 20 डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होंगे। एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होगा। ये आप जानते हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम हर एक काम नहीं करता, हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलरली डिफरेंट एंजाइम होता है। अब अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस जो है, ये 2 स्टेप रिएक्शन करता है। एक स्टेप रिएक्शन तो होगा कोवलेंट अटैचमेंट का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड का और सीसीए सीक्वेंस का। और एक स्टेप क्या होगा? तो सीसीए सीक्वेंस का तो एक स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप इससे पहले आएगा, जब वो एंजाइम स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पहचानेगा। तो 2 स्टेप हो गए इसमें। पहला तो एंजाइम ने अपने अमीनो एसिड को पहचाना कि इन 20 में से मुझे कौन सा अमीनो एसिड लेकर जाना है, और दूसरा कि वो अमीनो एसिड को लेकर आया और सीसीए सीक्वेंस के थर्ड कार्बन पर लाकर उसने उस अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ अटैच कर दिया। और इसमें सारे में हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। बहुत स्पेसिफिक है पहचानने के लिए। एंजाइम अपने अमीनो एसिड को एक तरफ पहचानने के लिए स्पेसिफिक है, और पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कौन सा टीआरएनए का, उसको पहचानने का उसका दूसरा काम है। प्रूफ रीडिंग का काम भी ये अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ही करता है कि कहीं कोई गलत अमीनो एसिड तो आकर अटैच नहीं हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो इसका जो एक रॉ मटेरियल और है जिसके बिना कुछ भी नहीं, वो है एमआरएनए। क्योंकि स्पेसिफिक एमआरएनए का जो टेम्पलेट है वो रिक्वायर्ड है पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए। स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की वो एग्जैक्ट जगह पर जहाँ से कि एयूजी पहला कोडॉन है, उसको पहचानेगा टीआरएनए का एंटीकोडॉन। उस जगह को पहुंचने के लिए स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट
का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लार्जर सब यूनिट का काम क्या है कि जब पेप्टाइड लिंकेज का काम है, उसके दो अमीनो एसिड आ गए, दोनों के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होनी है, वहाँ लार्जर सब यूनिट का रोल आता है। लेकिन आइडेंटिफाई करने का कि एयूजी कोडॉन कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम स्मॉल सब यूनिट करती है राइबोसोम की। जैसे हमने बताया था शाइनर डायगैर्नो सीक्वेंस पीछे आपको बताया था। प्रोकैरियोट्स में शाइनर डायगैर्नो सीक्वेंस है, यूकैरियोट में कोई शाइनर डायगैर्नो सीक्वेंस नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर 5' जो है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंड है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्वेनोजीन कैप है। ये हम पीछे देख चुके हैं अपने प्रोसेसिंग के वीडियो में। अब हम आते हैं स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। 3 स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जैसे कि सॉरी स्टेप्स इन ट्रांसलेशन, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स थे, वही 3 स्टेप इसमें होंगे। लेकिन ट्रांसलेशन किसका होगा? कोडॉन की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का अमीनो एसिड के लेटर्स में ट्रांसलेशन होगा। इसीलिए ये ट्रांसलेशन कहलाया है, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ फ़र्क हो गई है। ट्रांसक्रिप्शन में कोडॉन्स की लैंग्वेज थी, डीएनए में, एमआरएनए में भी कोडॉन की लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ एमआरएनए में कोडॉन की लैंग्वेज है, टीआरएनए कोडॉन की लैंग्वेज को पढ़ेगा, लेकिन टीआरएनए कोडॉन नहीं लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा? अमीनो एसिड लेकर आएगा। तो यहाँ वो लैंग्वेज फ़र्क हो गई, इसलिए हम इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन है। हमेशा हम किस डायरेक्शन में कोडॉन को पढ़ेंगे, एंटी कोडॉन को? 5' to 3'। एमआरएनए पे कोडॉन पढ़ेंगे 5' to 3', टीआरएनए पे एंटी कोडॉन पढ़ेंगे 5' to 3'। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे कोडिंग रीजन्स होते हैं। हर कोडिंग रीजन का अपना इनिशिएशन, अपना स्टॉप कोडॉन होगा। जबकि यूकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब उसमें एक ही कोडिंग रीजन होता है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा यूकैरियोटिक एमआरएनए, और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा। इसलिए हर पॉलीपेप्टाइड चेन का एक इनिशिएशन और एक टर्मिनेशन कोडॉन होगा। दूसरी बात क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में साथ साथ चलते रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यूकैरियोट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है एमआरएनए, इसलिए पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ट्रांसलेशन शुरू होगा। कोडॉन और एंटी कोडॉन की एक्यूरेट पेयरिंग होनी चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए क्या होते हैं? जब मोर देन 1 कोडॉन को, वो किसी अमीनो एसिड को, मैंने बताया ना, सब मोस्टली सभी अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन है, तो आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए वो होता है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए अगर 4 कोडॉन है तो वो उनको पहचानेगा, तो वो आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए होते हैं। एंटी पैरेलल क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, तो हम सभी जानते हैं एडेनिन किसके साथ बेस करेगा? यूरेसिल के साथ, क्योंकि थायमिन आरएनएज में होता नहीं। साइटोसिन किसके साथ बेस करेगा? ग्वानिन के साथ। तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री। और एंटी पैरेलल क्या होगी? 5' to 3' अगर एमआरएनए है तो एंटी कोडॉन पेयरिंग क्या होगी? 3' to 5'। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं, पहला यहाँ पर ये सीरीन को कोड करता है, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, हम किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे? UCG 5' to 3'। अब हम इसको हम AGU नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे? UGA, क्योंकि हमेशा किस में पढ़ेंगे? 5' to 3'। तो कोडॉन पढ़ा जाएगा UCG 5' to 3', एंटी कोडॉन पढ़ा जाएगा 5' to 3', यानी UGA। ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग है, यानी ए यू के साथ, जी इसके साथ, यू इसके साथ, ये इसके साथ। और नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग में क्या होगा? जहाँ पर वेरिएबिलिटी हो जाएगी थर्ड कार्बन पर। अगर ये यूजी है, थर्ड ये होगा थर्ड टर्मिनल पर, यहाँ पर वेरी करेगा। यूसी यूसी तो कॉमन होगा, वेरिएशन कहाँ पर आएगा? इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन आएगा।
जैसे यहाँ हम हमेशा पता है कि पहला किसका होता है, मीथियोनिन कोड होगा पहला अमीनो एसिड। तो उसके लिए क्या कोडॉन है, AUG 5' to 3'। अब हम एंटी कोडॉन पढ़ेंगे, एंटी कोडॉन क्या होगा, 5' to 3' यानी CAU। अब हम इसे UAC नहीं पढ़ेंगे, CAU पढ़ेंगे क्योंकि 5' to 3' आया। और यहाँ पर ये CCA सीक्वेंस है 3' एंड पर। तो ये क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। ये कोडॉन है और ये एंटी कोडॉन है। अब ये हमने बताया था कि किस तरह से अमीनो एसिड चार्ज कर रहा है टीआरएनए को। उसके लिए एंजाइम था अमीनो एसाइल सिंथेटेज। तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एक तरफ अमीनो एसिड को पहचानेगा और दूसरी तरफ करेक्ट टीआरएनए को पहचानेगा। और साथ में रिक्वायर्ड क्या है, एटीपी की रिक्वायर्ड है। तो अमीनो एसिड किससे जुड़ गया, सिंथेटेज से जुड़ गया और एटीपी से जुड़ गया। ये एंजाइम हो गया और ये एटीपी हो गया। एटीपी में पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। और क्या रह जाएगा, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएंगे, एक फॉस्फेट रह जाएगा। तो ये हो जाएगा AMP, ट्राईफॉस्फेट की जगह मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो एंजाइम हो गया, फिर AMP हो गया और ये अमीनो एसिड हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये जब लेकर आया किसने, अब इसने किसको आइडेंटिफाई किया, इसने इस टीआरएनए को आइडेंटिफाई किया। तो एडेनिन बेस के साथ आकर ये अमीनो एसिड जुड़ गया। इसे जोड़ के एंजाइम का काम खत्म हो जाता है और वो निकल जाता है। एंजाइम ने बस अमीनो एसिड को पहचानना है और टीआरएनए को पहचान के सौंप दिया इसको, इसका अमीनो एसिड, और इसका काम खत्म हो गया। अब ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए यानी चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये अभी जो आपको पीछे बताया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। इनिशिएशन में क्या होगा, असेंबली होगी सारे कंपोनेंट्स की, जितने आपको पीछे बताए थे सबके सब कंपोनेंट्स की असेंबली होगी, जिसमें दो राइबोसोमल सब यूनिट हैं, mRNA है, अमीनो एसाइल tRNA है, फर्स्ट कोडॉन है, इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2, IF3। और जबकि यूकैरियोट्स में हम उसको आगे E ऐड कर देंगे। वहाँ पर बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। यूकैरियोट्स में ATP भी चाहिए इनिशिएशन के लिए। तो प्रोकैरियोट में कितने IFS हुए, 3। और यूकैरियोट में EIFS कितने हुए, ज़्यादा। E क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये यूकैरियोट। ये आपको शायद डेलगैर्नो सीक्वेंस बता दिया था कि इनिशिएशन कोडॉन से 10 लगभग बेस पीछे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो कि प्योरीन रिच है, एडेनिन ग्वानिन रिच है, और उसको पहचानेगा 16S RNA का 30S सब यूनिट का, स्मॉल सब यूनिट का 16S RNA। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने के कारण ये पहचान जाएगा और सही जगह पर आकर ये छोटा स्मॉल सब यूनिट आकर mRNA पर अटैच हो जाएगा AUG के लोकेट करने के लिए। एग्जैक्टली यूकैरियोट में क्योंकि SD सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, 5' कैप है, मिथाइल ग्वानोजीन कैप। तो स्मॉल सब यूनिट यानी 40S सब यूनिट यूकैरियोट्स का इस 5' एंड की कैपिंग को पहचान लेगा, जो कैप स्ट्रक्चर है मिथाइल ग्वानोजीन कैप, AUG को पहचानने के लिए। पहला कोडॉन हमने बताया था इनिशिएशन कोडॉन कहलाता है, क्योंकि पहला हमेशा अमीनो एसिड कौन सा आएगा, मीथियोनिन आएगा। द चार्ज्ड, एक पहला इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए ही डायरेक्टली पी साइट पर जाएगा। पीछे आपको दिखाया था जब राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपने पीछे आप देखिएगा, लिंक शेयर कर है इसमें, कि राइबोसोम में 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो ए साइट पर आकर अमीनो एसिड अटैच होता है, पी साइट पर पेप्टाइड चेन के साथ में ट्रांसफर आरएनए है, और ई साइट का खाली ट्रांसफर आरएनए, उसके ऊपर कोई अमीनो एसिड अटैच नहीं है। सभी के सभी अमीनो एसिड ए साइट पर आते हैं, लेकिन सिर्फ पहला अमीनो एसिड जो कि पी साइट के ऊपर आता है। प्रोकैरियोट्स के केस में जो पहला अमीनो एसिड आ रहा है, जो इनिशिएशन अमीनो एसिड है,
वो फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन होता है। यूकैरियोटिक केस में नहीं, लेकिन प्रोकैरियोटिक केस में वो फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मीथियोनिन है, यहाँ इसमें फॉर्माइलेशन हो गया है और ये फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन है। इसका मतलब ही ये है कि ये प्रोकैरियोट का अमीनो एसिड है। जैसा आपको बताया कि इनिशिएशन टीआरएनए यूकैरियोट में मिथाइलेटेड नहीं होता, और ट्रांसलेशन कंप्लीट होने पर ये मीथियोनिन हमेशा प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ये रिमूव हो जाएगा ट्रांसलेशन कंप्लीट होने से पहले। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब पहला अमीनो एसिड आ जाएगा, मीथियोनिन वाला आ जाएगा, उसके बाद लार्जर सब यूनिट आकर इस कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करेगा और फंक्शनल राइबोसोम बनेगा। उसके बाद उसमें कंडीशन यह है कि पी साइट पर ये इनिशिएशन टीआरएनए आ जाना चाहिए। पहला टीआरएनए इस पी साइट पर आकर अटैच होएगा, उसके बाद ही लार्जर सब यूनिट आकर अटैच होएगा। तो अब इस केस में सेंट्रल में तो इनिशिएशन कोडॉन इनिशिएशन टीआरएनए आ गया, लेकिन इधर इसके राइट हैंड साइड का ए साइट खाली है और लेफ्ट हैंड साइड का ई साइट इसका खाली है। इलॉन्गेशन क्या होगा? जब पॉलीपेप्टाइड चेन पर और अमीनो एसिड आकर अटैच होते रहेंगे तो वो इलॉन्गेशन होगा। अब अमीनो एसिड कौन से टर्मिनल पर आकर अटैच होंगे? आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे आकर जुड़ गया है? एडेनिन बेस से आकर जुड़ गया है। तो जो अमीनो एसिड आया है उसका कौन सा एंड फ्री है? एंड टर्मिनल फ्री है। अब रिएक्शन किसके बीच में होना है? एन टर्मिनल के बीच में। और पी साइट पर जो अमीनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक के ग्रुप में, इनके बीच में रिएक्शन होगा, तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये आप जानते हैं एन और सी के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जो ए साइट पर अमीनो एसिड आ रहे हैं, जो टीआरएनए चार्ज टीआरएनए है, वहां पर कौन सा टर्मिनल फ्री है? एन टर्मिनल। और पी साइट पर जो अमीनो एसिड है वो किससे जुड़ेगा? अपने सी से, सी टर्मिनल और एन से जुड़ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अमीनो एसाइल टीआरएनए जो अगला होगा एमआरएनए में, वो किससे आकर जुड़ेगा? राइबोसोम के ए साइट पर आकर जुड़ेगा। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पी साइट और अमीनो ग्रुप ए साइट। क्योंकि ए साइट पर कार्बोक्सिलिक तो आकर जुड़ गया, तो कौन सा रहा? अमीनो। तो ध्यान रखिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पी साइट के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइट के अमीनो ग्रुप के बीच में। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है वो पी साइट से ए साइट पर उस पेप्टाइड चेन को ट्रांसफर कर देगा। कैसे कैसे वो चेन बनेगी? चेन तभी तो जब नए नए अमीनो एसिड आकर जुड़ते रहेंगे। तो अमीनो एसिड तो ए साइट पर आया, अब कैसे वो चेन बने? तो पी साइट पर जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक और ए साइट पर जो अमीनो एसिड है उसका अमीनो, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और फिर वो पी साइट से रिलीज होकर किस साइट पर आ गया? ए साइट पर। अब ए साइट पी साइट की तरह एक्ट करेगी और जो ऑलरेडी पी साइट थी वो एम्प्टी हो गई क्योंकि उस पर कोई चेन नहीं रहा, तो वो अनचार्ज टीआरएनए हो गया, वो बाहर निकल जाएगा।